आपका ये जो पेपर है ये एमसीक्यूज बेस्ड है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन जो आपको आती है वो आपको बुक्स के नाम आते हैं कि जो बुक्स हैं इनके ऑथर कौन है, ठीक है। ऑथर की जो फेमस जो राइटिंग्स है उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनकी जो फेमस पोइट्री है उसमें से आपको लाइंस दी जा सकती हैं पेपर में कि ये जो लाइंस हैं ये किस पोएम में से है, किस नॉवल में से है या किस प्ले में से है, ठीक है। इस तरह के आपको एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। तीसरी टाइप जो एमसीक्यूज की होती है उसमें आपसे ईयर पूछा जाता है, ठीक है। ईयर जो है वो डेथ का ईयर हो सकता है कि जो आपका जो राइटर है वो किस ईयर में उसकी डेथ हुई थी, या बर्थ का पूछा जा सकता है, या फिर उसकी जो फेमस पब्लिकेशन है उसका ईयर पूछा जा सकता है, या उसकी मैरिज का आपसे पूछा जा सकता है कि उसका ईयर क्या है, ठीक है। या नोबेल जो प्राइस है उसका ईयर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपके मेजर ईयर्स होते हैं जो आपने मेमोराइज करने हैं हर इरा में से, इसमें से आपको एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं, ठीक है। ईयर हो गए, उसके बाद बुक्स के नाम हो गए, उसके बाद ऑथर्स के नाम हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है आपसे जो है जो स्पेसिफिक जो एज रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको मैं कहती हूँ, अब आपको पता है कि हर इरा में जो है वो फेमस पोइट्स या राइटर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। उनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे एलिजाबेथन इरा में सबको पता है कि शेक्सपियर जो है वो सबसे फेमस है, बेन जॉनसन आ जाता है उसके अंदर, और भी बहुत सारे जो हैं वो कॉन्टेम्पररीज हैं उसके। तो ऐसे जो प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं लिटरेचर के उनके ऊपर एमसीक्यूज आपको आ सकती हैं, वो आपने याद रखने हैं उनके एमसीक्यूज। इकराम गिल, आप जो है अपना इंटरनेट जो है वो दोबारा जो है ऑफ करके ऑन करें, तो शायद जो है आपको आवाज आ जाए, ठीक है। क्योंकि मेरी साइड से जो है वो आवाज आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं कि उन्हें आवाज आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। मेरी तरफ से जो है वो कनेक्शन बिल्कुल सही है। तो आप जो है वो एक दफा, यस मैम, आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच, आप जो है, थैंक यू सो मच, आप जो है एक दफा जो है इसको रीस्टार्ट करके देखें, तो आपका जो है ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं जो है एमसीक्यूज की टाइप बताई थी कि एमसीक्यूज कैसे आते हैं। जैसे शेक्सपियर है उसकी लाइफ के ऊपर आता ही आता है एमसीक्यू, ठीक है। कोई कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लिटरेचर का पेपर आया है और शेक्सपियर पे आपको कोई एमसीक्यू ना आए, ठीक है। उसमें सबसे फेमस जो एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि उसने कितने प्लेज लिखे हैं। ये तो सबसे जो है ये फेमस जो है आपका एमसीक्यू है कि उस शेक्सपियर पे जो है उसने कितने प्लेज लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनको आपने मेमोराइज करना है, उनके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका है 14th सेंचुरी। उसके बाद आपके पास है रिवाइवल ऑफ लर्निंग, 1400 का एरा है। इसके बाद एलिजाबेथन एरा है, प्योरिटन एज है। हम देखेंगे एलिजाबेथन जो इरा है इसमें जो है इंग्लिश राइटिंग में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है 14th सेंचुरी में, और रिवाइवल में जो है आप क्लासिक्स को फॉलो करते हुए आते हैं। और एलिजाबेथन इरा जो है वो इरा है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर में अपना एक जो है अपनी एक राइटिंग, अपना एक स्टाइल डेवलप किया है, ठीक है। क्योंकि एलिजाबेथन इरा में जो इंग्लैंड है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता है। इससे पहले इंग्लैंड की प्रोग्रेस इतनी नहीं है। इससे पहले जो है सिर्फ वहां पे एंग्लो सैक्सन आ रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं, लोग जो है वहां पे इनहाबिट हो रहे हैं, ठीक है। जो एलिजाबेथन इरा है इसमें जो है वो एज अ कंट्री वो डेवलप कर रहे हैं, एज अ राइटर जो है डेवलपमेंट हो रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वैरायटी नजर आती है, ठीक है। इसमें प्लेस नजर आते हैं, प्रोज नजर आती है आपको, और पोएट्री नजर आती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एलिजाबेथन इरा में जो है वो क्या आपको प्रोमिनेंट फीचर्स नजर आते हैं। इसके बाद प्योरिटन इरा आपको नजर आता है। आह, इसके बाद आपके पास प्योरिटन इरा है। प्योरिटन इरा में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिलीजियस वॉर जो है इंग्लैंड में आपके पास प्रोमिनेंट हो जाती है प्योरिटन इरा में, ठीक है। प्योरिटन इरा में जो है वो जो राइटिंग्स है वो रिलीजियस एफिलिएशंस को शो करती हैं। इसके बाद रेस्टोरेशन का पीरियड है, इसमें दोबारा से जो है वो क्या है, क्या डाउन और फॉल आता है आपका लिटरेचर को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद रोमांटिसिज्म है। रोमांटिसिज्म में कैसे जो राइटर्स हैं वो शिफ्ट करते हैं अपनी राइटिंग्स के फोकस को टुवर्ड्स नेचर एंड टुवर्ड्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिबर्टी।
इसके बाद विक्टोरियन इरा है। रोमांटिसिज्म के बाद जो है शिफ्ट आता है आपका विक्टोरियन इरा में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आता है, और यहाँ पे नेचर को जो है राइटर्स जो हैं उसको छोड़ देते हैं, और आपकी जो डेली लाइफ है, जो मंडेन लाइफ है, जो एवरीडे लाइफ है, उसके ऊपर उनका उनका फोकस आ जाता है। सब्जेक्ट जो है वो कॉमन मैन आ जाता है। पहली दफा इंग्लिश लिटरेचर में जो सब्जेक्ट आपका बनता है वो कॉमन मैन है विक्टोरियन इरा में। विक्टोरियन इरा से पहले कॉमन मैन के बारे में किसी ने नहीं सोचा, ठीक है। इससे पहले जितने भी आपके पास लिटरेचर के वर्क मौजूद हैं उसमें किंग किंग के बारे में आपको स्टोरीज मिलेंगी, शिवलरी की स्टोरीज मिलेंगी, रोमांस मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या है, नाइट्स की जो है, उसमें नाइट्स के जो है वो सुपर ह्यूमन उनके फीचर्स होते हैं नाइट्स के वो जो है प्रिंसेस को जो है वो रेस्क्यू मिशन में जाते हैं और उनको बचा के लाते हैं, और एक जो है वो फाइट करते हैं एक डीमन से, ठीक है। तो ये सारे या फिर आपको नजर आता है एलिजाबेथन में किंग से रिलेटेड आपको सारी चीजें नजर आती हैं कि कोर्ट में क्या हो रहा है। कोर्ट में जो है प्रिंसेस के ऊपर, किंग के ऊपर, क्वीन के ऊपर, उनके ऊपर सारी स्टोरीज बन रही हैं। पहली दफा जो स्टोरी आपकी जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर आती है, जो कॉमन मैन के ऊपर आती है, वो विक्टोरियन एरा से स्टार्ट होता है, ठीक है। विक्टोरियन एरा, उसके बाद आपके पास आती है 20th सेंचुरी, और उसके बाद 21st सेंचुरी आपके पास आती है। सारी चीजों को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइटर्स पढ़ेंगे, वर्क्स को देखेंगे कि उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स किए, और आपके साथ जो इनकी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरी चीज ये है कि वीकली जो भी मैं लेक्चर देती हूँ उसका वीकली जो है वो एक क्विज बनाती हूँ और उससे रिलेटेड एमसीक्यू देती हूँ, ठीक है। तो उसमें आप एमसीक्यू वो आप देख सकते हैं कि आपने कितना जो है लेक्चर से गेन किया है। ओके, प्लीज आप अपना जो माइक है वो म्यूट कर दिया करें। कैमरा ऑफ है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 21st सेंचुरी के नीचे जो है वो मैंने 3 हेडिंग्स जो है वो अलग से दी हैं आपको। इन 3 हेडिंग्स में आपके पास क्या आ रहा है, ब्रिटिश राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं, और इंडियन राइटर्स हैं, ठीक है। 21st सेंचुरी में ये क्यों आया है, क्योंकि इसमें आपको पता होगा इसमें कॉलोनाइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, इसमें 21st सेंचुरी में आपके पास आपके पास मुख्तलिफ राइटर्स क्यों आते हैं, मुख्तलिफ आपके पास रीजन्स क्यों आ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई है। ये पोस्ट कॉलोनाइजेशन वाला एरा है। इसमें आपके पास जो ब्रिटिश ने जो रूल किया था उसका एंड हो चुका है इस एरा में आते आते, और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं ब्रिटिश एम्पायर से, और उनका जो है वो अपना लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास 3 हेड्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास ब्रिटिश राइटर्स जो इंग्लैंड के राइटर्स हैं उनको हम अलग से कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद अमेरिकन राइटर्स जो यूएस राइटर्स हैं उनको हम अलग कैटेगरी में लेके जाते हैं, और इंडियन राइटर्स या साउथ एशियन जो लिटरेचर है, इसको आप साउथ एशियन लिटरेचर भी कह सकते हैं, साउथ एशियन इंग्लिश लिटरेचर, या फिर आप इसको इंडिपेंडेंटली भी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आपके पास इंडियन राइटर्स हैं, बंगाली राइटर्स हैं, और पाकिस्तानी राइटर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं इनको हम अलग-अलग जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आउटलाइन है वो है लिंग्विस्टिक्स की, ठीक है। लिटरेचर का पोर्शन कवर करने के बाद हम आपका जो सिलेबस है लिंग्विस्टिक्स का उसको कवर करेंगे। उसके अंदर आपके पास काफी सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आपके पास है फोनेटिक्स, ठीक है। फोनेटिक्स का सबको पता है कि जो साउंड्स है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी टाइप्स कितनी है, ठीक है। उसकी प्लेस, मैनर और आर्टिकुलेशन क्या है, कि कहाँ से साउंड्स जो है ओरिजिनेट होती हैं, और कहाँ पे जो है उसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एल्वियोलर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, फ्रिक्टेटिव जो साउंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।
ये सारी चीजें जो है इसमें फोनेटिक्स में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी जो है ये अलहदा से एक ब्रांच है साउंड्स की, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, फिर वर्ड फॉर्मेशन को देखेंगे, सिंटेक्स इसमें डिस्कस करेंगे, सिमेंटिक्स करेंगे। ये सारी क्या है, ये वर्ड फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सारी की सारी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है कि इसमें जो थेरीज है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या है कि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो कैसे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर हम डिस्कस करेंगे। थेरीज जो है उसको देखेंगे। उसके बाद जो आपका जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है उसको देखेंगे इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है उनको लैंग्वेज वो कैसे एक्वायर करते हैं, ये सारी चीजें हम लैंग्वेज एक्विजिशन में देखेंगे। इसके बाद साइन लैंग्वेज के कुछ एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सोशो लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। रीजनल वेरिएशंस जो है वो कैसे आती है लैंग्वेज में उसको डिस्कस करेंगे। और कल्चरल वेरिएशन, ये सारी वेरिएशंस जो लैंग्वेज में आती हैं इन सारी चीजों को हम लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट जो है सिलेबस का, उसमें आपके पास आ जाता है ग्रामर। ग्रामर के रूल्स भी जो है वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। इन सब की जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नाउन्स किस टाइप के होते हैं, वर्ब्स की क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीजें हम ग्रामर में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्लॉजेस, फ्रेजेस जो है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनके जो है इन चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे और सेंटेंस करेक्शन को देखेंगे। ठीक है, इसमें जो आपको एमसीक्यूज आते हैं नाउन, वर्ब और एडवर्ब में, उसमें एमसीक्यूज में आपसे जो है वो आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है। उसमें एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछता है कि ये जो वर्ब है ये कौन सा है, ये लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, या स्टैटिक वर्ब है। तो आपने जो है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। जब आपके पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये वर्ब कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा यूज हुआ है, तो आप इजीली जो है उसको एग्जामिनर को बता सकेंगे। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन में भी ये चीज़ है, आपको आर्टिकल्स का पता होगा कि आ एंड दा जो है वो किसके साथ लगता है, किन नाम्स के साथ आता है, सिंगुलर प्लूरल जो है वो कौन सी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी सेंटेंस करेक्शन में आती हैं। ठीक है, और लास्ट जो आपका इसमें पोर्शन है जो हम कवर करेंगे वो वोकेबलरी है। वोकेबलरी जो है वो मैं डेली बेसिस पे ग्रुप में जो है वो शेयर कर देती हूँ। आप जो है उसको एक दफा देखें, उसको मेमोराइज करें। उसका भी जो है वो वीकली में क्विज बना देती हूँ वोकेबलरी का। इस तरह जो है वो आप आपकी वोकेबलरी आपको याद रहेगी और एक प्रैक्टिस होती रहेगी वोकेबलरी की। ठीक है, तो ये आपकी जो है ये ब्रीफ आपका जो है आउटलाइन थी आपकी पीपीएससी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप कोई भी जो है लेक्चरशिप के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आप अप्लाई करेंगे तो यही सिलेबस है आपका। इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, सिर्फ जो आपका जो लास्ट पोर्शन होता है जो जनरल नॉलेज का होता है वो सिर्फ फर्क होगा उसमें। 20-30 एमसीक्यूज वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। बाकी जो आपके 80 एमसीक्यूज हैं, ये 70 एमसीक्यूज हैं, वो इन्हीं आपके मेन सब्जेक्ट में से आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है इसको हम आज थोड़ा सा इसको ब्रीफली जो है मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहले हम 14th सेंचुरी से आपका स्टार्ट करते हैं। 14th सेंचुरी जो है इसको आप एज ऑफ चौसर भी कहते हैं। चौसर का आपको पता है सबको। यस। अच्छा जी, ये एज ऑफ चौसर है, इसका आपका जो टाइम पीरियड है वो 1350 से लेके 1400 तक है। इसमें जो 14th सेंचुरी है इसको एज ऑफ चौसर भी जो है इसको इसके नाम से याद किया जाता है। ये तो ये सबसे पहले आपका फर्स्ट एमसीक्यू है कि एज ऑफ चौसर कौन सी है, या 14th सेंचुरी का दूसरा नाम जो है वो क्या है। ठीक है, तो आपने इस तरह से छोटे छोटे एमसीक्यूज याद करने हैं, ये आपको पेपर में आ सकते हैं। जो आपकी जो चीजें हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं। ठीक है, एमसीक्यूज आपको कॉम्प्लेक्स नहीं आते।
असल में वो चीजें जो है वो आपको भूल गई होती हैं जो पेपर में आती हैं। तो इसलिए जो है वो आपको लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल जो है वो पेपर आ गया। ठीक है, तो इन चीजों को आप एक दफा मेमोराइज करेंगे तो आपको ये चीजें इजी लगेंगी। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड है 14th सेंचुरी का, इसमें इंग्लैंड में जो रूलर है वो है एडवर्ड 3। इस बात को भी आपने याद रखना है। जी, आई वुड शेयर दी स्लाइड्स इन द ग्रुप। ठीक है, आप उसमें से स्लाइड्स को देख सकते हैं, उसमें से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स ही बनाए हुए हैं मैंने। ये जो नोट्स हैं इसमें मोटी मोटी चीजें, इसमें 14th सेंचुरी में क्या मेन चीज है यहाँ पे अवेलेबल आपके पास। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, यस यू कैन आस्क। मैम ये एंग्लो सैक्सन एज के बारे में नहीं पूछते, एंग्लो सैक्सन से लेकर पोस्ट मॉडर्न इरा तक, तो आप उधर से शुरू करवाएं ताकि हमें ब्रीफली पता चल जाए स्टार्टिंग से लेकर। एंग्लो सैक्सन का जो है वो मैं आपको बताऊंगी। उसमें एंग्लो सैक्सन का इतना नहीं है आपका सिलेबस। ठीक है, उसमें सिर्फ एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बियोवुल्फ का बताया था, सिर्फ वो आती हैं, और वो भी आपको पूरी नहीं आती है। उसमें से आपके दो दो हम्म, तीन एमसीक्यूज आते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो मैं आपके साथ करूंगी शेयर। ठीक है, असल में जो आपका लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है ये 14th सेंचुरी से हो रहा है। इसको आज जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आप उसका एंग्लो सैक्सन का कह रहे हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, ठीक। वो बिल्कुल शॉर्ट से है, वो मैं आपको करवाऊंगी। उसकी भी मैं आपको जो है वो नोट्स बना के दूंगी, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको मैं आपको करवाऊंगी वो। अच्छा जी, ठीक अब है। यहाँ पे देखें, आपका जो 14th सेंचुरी है इसमें जो रूलर है इंग्लैंड का वो एडवर्ड 3 है। इसको आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। या आपसे पूछा जा सकता है कि जो रूलर है 14th सेंचुरी का या एज ऑफ चौसर में जो रूलर है वो कौन सा था। ठीक है, राफिया, व्हाट अबाउट राइटर्स। राइटर्स, आप क्या पूछना चाह रही हैं राइटर्स के बारे में। राइटर्स तो आपके जो साथ साथ आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे राइटर्स को। ठीक है, ये जो उसके बाद आपके पास जो जो 14th सेंचुरी है इसमें आपके पास 5 मेन राइटर्स हैं जिनकी वजह से इस सेंचुरी को जो है वो मेमोराइज किया जाता है, इसको याद रखा जाता है। सबसे पहला जो इसमें नाम है वो चौसर का है। चौसर जो है वो सबने पढ़ा हुआ है। चौसर जो है ठीक है, अब यहाँ पे चौसर जो है वो आप जो है ये फेमस पोइट है 14th सेंचुरी का। इसकी जो दो तीन आपके पास इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। चौसर जो है ये पॉलिटिकल स्टेट्समैन भी था। ठीक है, राइटर के साथ साथ ये पॉलिटिकल स्टेटमैन भी था। और इसने जो है पार्लियामेंट को ज्वाइन किया था 1386 में। ठीक है, आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये पार्लियामेंटेरियन था या नहीं था चौसर। ठीक है, तो चौसर जो है उसका पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक था और ये जो है एक लिटरेरी फिगर भी था। ठीक है, इसके बाद 19 एट द एज ऑफ 19, ठीक है, इसने किंग्स के साथ जो है ये वोएजेस पे जाता था। ठीक है, अच्छा जी, 19th एज में जो है ये किंग के साथ जो है वो डिफरेंट वोएजेस पे जाता था। अभी 14th सेंचुरी का जो है ये वो टाइम पीरियड है जिसमें इंग्लैंड जो है वो भी सेटलमेंट अपनी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोग आके जो है वो अभी इंग्लैंड में नए नए जो है यहाँ पे बसना शुरू हुए हैं। ठीक है, अब ये वो वाला एरा है इसमें जो किंग्स हैं वो वॉर्स के ऊपर जाते हैं, वोएजेस करते हैं ताकि वो जो है नई नई जगह को जो है वो डिस्कवर कर सकें। इसमें जो 19 ईयर्स की एज में जो है 19 ईयर्स की एज में जो है ये किंग के साथ, जो किंग कौन सा है एडवर्ड 3 आपका उस इरा का, वो इसके साथ जो है वो वॉर पे जाता है और वहां पे जो वॉर में जो चीजें होती हैं उसको विटनेस करता है। ठीक है, वॉर में लोग जो है वो किस किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉर कैसे हो रही है, ये सारे डायनेमिक्स जो है वो चौसर विटनेस करता है। ठीक है, जब वो वॉर पे जाता है तो वो उसके साथ साथ शिवलरी को भी विटनेस करता है। शिवलरी का क्या मतलब है? शिवलरी का मतलब है कि जो किंग्स हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे जो है वो पॉलिटिक्स में इंगेज होते हैं। ये सारी चीजें जो है इसको हम शिवलरी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ऑथर है उसको नोट डाउन करता है। जी, किंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी शिवलरी में काउंट होती हैं।
तो इसलिए जो इसकी आपको जो नजर आएंगी कैंटरबरी टेल्स जो आपको नजर आती हैं इसकी सबसे फेमस कैंटरबरी टेल्स क्या है, वो भी वोएजेस हैं, ठीक है, वोएजेस हैं जिसमें ये जो है डिस्कवर करता है लोगों के बारे में। जी, ठीक है। ये सारी जो है इंग्लैंड के उस दौर की जो वॉर चल रही है, वो 100 ईयर वॉर चल रही होती है, और उसके ऊपर वो जाता है और ये सारी चीजें वो विटनेस करता है। और क्योंकि उसने वॉर को विटनेस की है, शिवलरी विटनेस की है, तो ये सारी चीजें जो है उसके हमें राइटिंग्स में नजर आती हैं चौकसर की। मैम ये वॉर किन के दरमियान होती है जिसमें ये हिस्सा लेता है? जी, क्या पूछ रहे हैं आप? ये जो 100 ईयर वॉर है ये जी, किन के दरमियान होती है? आई एम सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, आप टेक्स्ट पे बता सकते हैं आप क्या पूछ रहे हैं? आई एम सेइंग दैट ये वॉर किन के दरमियान हुई थी? ये इंग्लैंड की जो है ये फ्रांस के साथ हो रही है 100 ईयर्स वॉर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ओके। है, फ्रांस के साथ जो है 100 ईयर वॉर जो है हो रही है। अच्छा, ये बात भी इंटरेस्टिंग है, इस बात को कि आप याद रखें कि इंग्लैंड की जो सबसे ज्यादा वॉर हुई है वो फ्रांस के साथ हुई है, और उसकी किसी भी दुनिया में किसी के भी साथ इतनी वॉर्स नहीं है जितनी उसकी फ्रांस के साथ है। ठीक है, तो इसलिए जो फ्रेंच वाले हैं वो इंग्लिश को अच्छा नहीं समझते, और इंग्लिश वाले जो है वो फ्रेंच लोगों को अच्छा नहीं समझते। ठीक है, उनके आपस में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट रहे हैं हिस्ट्री में। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो चौसर है उसने एक लड़की से जो उसने शादी की, उसका नाम है फिलिपा रॉयट। ठीक है, फिलिपा रॉयट जो है वो मेड ऑफ ऑनर थी, क्वीन की मेड ऑफ ऑनर क्या होती हैं? जो उनके जो है काम करती होती हैं, जो उनकी सर्वेंट्स होती हैं एक तरह से। ठीक है, जो मेड ऑफ ऑनर होती हैं वो सर्वेंट्स होती हैं क्वीन की। उन सर्वेंट्स में से एक के साथ जो है चौसर ने जो है वो शादी की, और चौसर की जो डेथ है वो 1400 में हुई थी। ये ईयर जो है यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वाइफ है फिलिपिया रॉयट, इसका नाम भी आपने मेमोराइज करना है, ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, 100 ईयर वॉर इसको क्यों कहा जाता है? 113 ईयर वॉर क्यों नहीं उसको कहा जाता? हंड्रेड 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 ईयर नहीं कहा जाता, 100 ईयर्स कहा जाता है। यानी कि आप हमेशा जो है आप अगर जो काउंटेबल नेक्स्ट जो काउंटेबल होता है उसको आप नहीं बोलते। ठीक है, जब आप बोलते हैं तो आप आगे एस लगाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जब आपने 100 से ज्यादा कोई चीज बोलनी होती है तो आप आगे उसके एस लगाते हैं, तो ये 100 ईयर्स वॉर है ये। ठीक है, बोलने में आप इसको नहीं बोलते इस तरह, 100 ईयर्स बोलते हैं आप इसको। अगर इसी तरह अगर 213 होती, 230 होती, तो आप इसको 200 ईयर्स ही बोलते। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो चौसर के वर्क्स हैं इनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। 3 फेजेस में इसके वर्क हैं। पहला फेज जो है इसमें इसने पोइट्री की है, रोमांस ऑफ रोज। ठीक है, ये ट्रांसलेशन इसने की है फ्रॉम द फ्रेंच पोइट्री। ठीक है, इट वाज अबाउट द लव। ठीक है, जो इसका मेन थीम था पोइट्री का वो लव का था, शिवलरी का था। ठीक है, लव, शिवलरी एंड रोमांस, ये 3 मेजर जो है वो थीम्स होते थे उस इरा में। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन जो है, अब यहाँ पे देखिए मेजर यहाँ पे उन्होंने चीज बताई है कि ये ट्रांसलेशन थी। अच्छा, अब क्योंकि ट्रांसलेशन क्यों है यहाँ पे इस इरा में आपको ट्रांसलेशन ज्यादा नजर आएंगी। ट्रांसलेशन इसलिए ज्यादा नजर आएंगी क्योंकि इंग्लैंड उस इरा में डेवलप कर रहा था, अभी वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, तो जो राइटर्स भी हैं उनके पास अपनी इतनी ओरिजिनलिटी नहीं है। ठीक है, और ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट इतनी नहीं है, तो इसलिए जो है सबसे पहले जो आपके पास सबसे पहला जो लिटरेचर प्रेजेंट है उसमें क्या है, सबसे ज्यादा आपको वो ट्रांसलेशन ही नजर आएंगी। क्लासिक की जो ट्रांसलेशन हैं वो आपको शुरू के इराज में नजर आएंगी। अब यहाँ पे जो है फ्रांस जो है क्योंकि वो डेवलप कंट्री था, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा लिटरेचर प्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका था। तो जो राइटर्स थे, इंग्लिश के जो राइटर्स थे, वो फ्रेंच से या लैटिन से जो है वर्क को लेते थे और उसकी ट्रांसलेशन करते थे, ताकि उस इरा में जो पहले से मौजूद है लिटरेचर या पहले से मौजूद जो नॉलेज है वो लोगों को मिले। ठीक है, तो इसलिए जो है इसने जो है एक ट्रांसलेशन प्रोड्यूस की। और ये जो ट्रांसलेशन है आपके पास, ये 1700 लाइन्स पे जो है वो, बल्कि इससे ज्यादा ही है, लेकिन इसमें जो 1700 लाइन्स हैं वो कंसिडर की जाती हैं कि चौसर ने लिखी हैं। उसके आगे वाली जो पोइट्री है
वो अननोन है। ठीक है, वो अभी हमें नहीं पता कि वो वाकई चौसर ने लिखी है या किसी और बंदे ने लिखी है। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास जो इंफॉर्मेशन भी है वो इनके बारे में वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्योंकि जो ये जो 14th सेंचुरी है आपकी, ये मिडल एजेस की है। ठीक है, मिडल इंग्लिश है इसमें, और इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज भी जो यूज की जाती थी वो आज की कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप उनके टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आप उसके टेक्स्ट को ऐसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसकी बहुत सारी जो आपकी जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। आपको पहले उनकी ट्रांसलेशन देखनी पड़ती है और फिर आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको इसके नाम से पता लग रहा होगा रोमांट। ठीक है, अब ये जो रोमांट है ये आजकल कॉन्टेम्प्रेरी इंग्लिश में वर्ड यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी इसकी जो आपके पास जो पोइट्री है, इसको आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, इसकी आप ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इसका वर्क है वो है कंप्लेन टू हिज एम्प्टी पर्स। जो तीसरी इसकी पोइम है फेमस, वो है ABC। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका वर्क है वो बोक ऑफ डचेस है। उसके बाद है कंप्लेंट टू पाइट। अब ये देखें, ये जो कंप्लेंट इसने लिखा हुआ है वर्ड, अब इसके स्पेलिंग देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये आज के कंप्लेंट से जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप इसे तब पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि क्या वर्ड है। ठीक है, तो ये वाले सारे वर्क्स जो हैं इनको आपने इसी तरह से याद रखना है कि जो फर्स्ट पेज के जो वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये सारी की सारी इसकी जो है वो पोइट्री आपको मिलेगी। इसके बाद इसका सेकंड फेज स्टार्ट होता है। सेकंड फेज पे जो है इसकी पोइट्री है ट्रोइलस एंड क्रीसिडा। ठीक है, ट्रोइलस एंड क्रीसिडा जो है इसकी पोइम है। ये पोइम जो है 8000 लाइन्स की है। ठीक है, अब जो पोइट्री आपके पास जो मिडिल एजेस की पोइट्री है वो बहुत लेंथी पोइट्री है। ठीक है, बहुत लेंथी है। अब इसकी लेंथ जो है वो आप देख सकते हैं कि 8000 लाइन्स है। ठीक है, 800 भी नहीं है, 8000 है। तो उस दौर में जो पोइट्री की जाती थी वो बहुत ज्यादा लेंथी होती थी। अब ये जो ट्रोइस और क्रिसीडा है, ये वाली पोइम जो है ये एज अ स्टैंडर्ड यूज की गई बाय शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर ने इसको एज अ स्टैंडर्ड लिया और उसके ऊपर अपनी पोइम लिखी, ट्रोइलस और एंड क्रिसीडा। सेम नेम उसने लिया शेक्सपियर ने, और उसने अपनी पोइट्री उसके बारे में की। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रिसीडा के यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट है शेक्सपियर के, और जो चौसर ने जो स्पेलिंग यूज की है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज बैरियर भी आपको एक नजर आता है। इसके बाद जो है दूसरी जो इसकी पोइम है वो है हॉल ऑफ फेम। अब यहाँ पे जो स्पेलिंग है हॉल के वो डिफरेंट है, वो हॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन असल में ये जो पोइट्री है वो है हॉल ऑफ फेम। ठीक है, ये अनफिनिश्ड पोइट्री है इसकी। ठीक है, हॉल ऑफ फेम जो है इसकी अनफिनिश्ड पोइट्री है। इसको आप MCQ के लिए याद रख सकते हैं, आपसे वो पूछ सकता है कि जो अनफिनिश्ड पोइम है इसकी वो कौन सी है, तो वो हॉल ऑफ फेम है। जो इसकी लास्ट जो इसका सेकंड पीरियड की जो है वो है लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। अब यहाँ पे जो स्पेलिंग है वुमेन के वो टोटली डिफरेंट है। लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन, इसमें जो है उसने वुमेन राइट्स के बारे में बात की हुई है इस पोइट्री के अंदर। ठीक है, ये भी एक रेवोल्यूशनरी बात थी उस era में, 14th सेंचुरी में, क्योंकि वुमेन राइट्स के बारे में उस तरह से बात नहीं की जाती थी। वुमेन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है उस इरा में भी डिफरेंट है। वुमेन राइट्स का मतलब है कि वुमेन को जो है वो थोड़ी सी और लिबर्टी दी जाए, लेकिन उस लेवल की नहीं जो आज के लेवल की, जैसे पॉलिटिकल है या सोशल है, उस लेवल की नहीं। बल्कि इसमें भी जो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन है, इसमें भी जो हाउस होल्ड में जो उसकी पावर है, जो एक वुमेन की हाउस में जो एक पावर होती है, उसी को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इससे आगे आगे के डोमेन की उसने बात नहीं की हुई। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो थर्ड पीरियड है वो थर्ड पीरियड जो है उसमें कैंटरबरी टेल्स आ जाती हैं। ठीक है, सबसे जो फेमस इसका वर्क है चौसर का वो कैंटरबरी टेल्स का है। अब कैंटरबरी टेल्स जो है इसके अंदर इसने कॉन्टेम्प्ररी लाइफ को जो है उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, उस दौर का जो कॉन्टेम्प्ररी लाइफ स्टाइल है। ठीक है, यस, लेकिन उनके जो है, ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंटरबरी टेल्स हैं उसमें आपको जैसे मैंने बताया कि जो चौसर है वो वोएजेस करता था किंग के साथ, बहुत सारी उसने 100 years वॉर पे जो है वो गया था और वहां पे जाकर उसने सारी चीजें विटनेस की थी। कैंटरबरी टेल्स भी जो है उसी एक वोएज की जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो वोएजेस पे जाता था। इसका जो
नैरेटिव है वो वोएज का ही नैरेटिव है, ठीक है। इसने एक जो इसमें उसने एक प्रोलॉग जो है वो सबसे पहले बनाता है, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। प्रोलॉग में जो है वो इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है। प्रोलॉग का मतलब ही इंट्रोडक्शन होता है, इसका लिटरी मीनिंग जो है वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें वो जो है हर करेक्टर का इंट्रोडक्शन देता है। वहां पे जो इसका जो कैंटरबरी टेल्स है, इसमें जो है वो एक माहौल बनाता है कि सारे लोग जो हैं वो एक वोएज पे जा रहे हैं, और वहां पे वो सारे जो है टाइम पास करने के लिए सबको एक एक स्टोरी जो है सुनानी पड़ती है, ठीक है। तो अब उसमें वो क्या करता है, इसके अंदर वो सारी की सारी जो है आपको इंट्रोडक्शन देता है कि वहां पे कौन कौन आदमी है, वो कहाँ पे जा रहा है, और उसका एम क्या है, ठीक है। तो उसमें प्रोलॉग में वो सारी जो है इंट्रोडक्शन देता है, और उसके बाद जो है वो स्टोरी जो है स्टोरी टेलिंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वोएज है कैंटरबरी टेल्स का, जिसमें वो लोग जो फिक्शनल वोएज है, ठीक है, उसके अंदर 32 पीपल है। और उसके अंदर जो है चौसर भी मौजूद है। वो कहता है कि मैं भी हम वहां पे मौजूद हूँ, और मेरे साथ 32 पीपल हैं जो कि इस वोएज पे जा रहे हैं, और सारे के सारे जो है हमें एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। तो उसमें वो डिफरेंट स्टोरीज हैं वो बताता है, और वो जो डिफरेंट स्टोरीज हैं वो कितनी है, वो 24 है। कैंटरबरी टेल्स में जो स्टोरीज हैं आपके पास वो 24 हैं। और इसमें जो टोटल ओरिजिनली जो वो चाहता था कि वो लिखे, वो 128 टेल्स थी, ठीक है। लेकिन वो 128 टेल्स को नहीं लिख सका, और इसलिए उसने सिर्फ और सिर्फ 24 टेल्स को कंप्लीट किया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अच्छा, इसके बाद जो है वो आपका थोड़ा सा जो है वो इसका रहता है, चौसर का इंट्रोडक्शन रहता है थोड़ा सा। अब ये जो क्लास है जूम के ऊपर ये अभी एंड होने वाली है। तो आपको जो है वो मैं भी नेक्स्ट क्लास में जो है आपके साथ दोबारा आपसे मिलती हूँ।